अब सेक्शन नंबर 336 के ऊपर हम आते हैं। यहाँ पे फॉर्जरी के बारे में बात करी गई है, यानी कि अगर आप सेक्शन नंबर 335 के अकॉर्डिंग कोई भी फॉल्स डॉक्यूमेंट बना रहे हो, ओके, तो इस फॉल्स डॉक्यूमेंट को बनाने की पनिशमेंट को हम फॉर्जरी बोलते हैं एंड इसकी पनिशमेंट हमको सेक्शन नंबर 336 में मिल सकती है। अब यहाँ पे हमको याद रखना है कि जो हमारे न्यू बीएनएस आई है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी अगर आप फॉर्जरी कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी आप फॉर्जरी कमिट कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको पनिशमेंट मिल सकती है। ओके, अब सेक्शन नंबर 337 पे हम आते हैं। यहाँ पे बात करी गई है कि अगर आप पब्लिक डॉक्यूमेंट की फॉर्जरी कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है आधार कार्ड, बर्थ रजिस्टर, मैरिज सर्टिफिकेट या फिर कोई भी ऐसा रजिस्टर जो कि पब्लिक सर्वेंट के पास है, इन डॉक्यूमेंट्स को अगर आप फॉर्ज करते हो तो सेक्शन नंबर 337 में थोड़ी एक्स्ट्रा पनिशमेंट यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे यू कैन गेट द पनिशमेंट ऑफ मैक्सिमम 7 years। ओके, अब सेक्शन नंबर 338 पे हम आते हैं। यहाँ पे गिवन है कि अगर आप किसी की भी विल को फॉर्ज कर रहे हो, तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 338 में पनिशमेंट आपको मिल सकती है। अब सेक्शन नंबर 338 पे हम आते हैं। यहाँ पे गिवन है कि अगर आप एक विल को या फिर एक एडॉप्शन डीड को आप फॉर्ज कर रहे हो, तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 338 में आपको पनिशमेंट मिल सकती है। अब सेक्शन नंबर 339 पे हम आते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो पोजेशन ऑफ फॉल्स डॉक्यूमेंट्स की पनिशमेंट गिवन है, यानी कि अगर आपके पास सेक्शन नंबर 337 या फिर 338 वाले डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, सिर्फ आपके पास इनकी पोजेशन है, तो यहाँ पे आपको सेक्शन नंबर 339 में पनिशमेंट मिल सकती है। सपोज ए इज अ पर्सन, इसके पास फॉर्ज आधार कार्ड है, यानी जाली आधार कार्ड इसके पास पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे इवन इफ वो उस आधार कार्ड को यूज नहीं कर रहा है, स्टिल आप इसको सेक्शन नंबर 339 में पोजेशन के लिए पनिश कर सकते हो। अब सेक्शन नंबर 340 पे हम आते हैं। यहाँ पे फॉल्स डॉक्यूमेंट के बारे में बात करी गई है। यहाँ पे गिवन है कि फॉल्स डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट होगा जिस डॉक्यूमेंट को आपने फॉर्जरी के थ्रू बनाया है, एंड यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को भी आप फॉल्स डॉक्यूमेंट बोल सकते हो। अब सेक्शन नंबर 341 पे हम आते हैं। यहाँ पे गिवन है कि अगर आप कोई भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट को बनाते हो या फिर पोजेस करते हो जिससे फॉर्जरी हो सकती है, ओके, देन इन दैट केस सेक्शन नंबर 341 में आपको पनिशमेंट मिल सकती है। अब सेक्शन नंबर 343 पे हम आते हैं। यहाँ पे गिवन है कि अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट को डिसऑनेस्ट तरीके से कैंसिल कर रहे हो या फिर इस डॉक्यूमेंट के साथ आप छेड़खानी कर रहे हो ताकि सामने वाले बंदे को इंजरी कॉज हो जाए, तो इन दिस केस सेक्शन नंबर 343 में आपको पनिशमेंट मिल सकती है। अब सेक्शन नंबर 344 पे हम आते हैं। यहाँ पे फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के बारे में बात करी गई है, यानी फॉर एग्जांपल एक क्लर्क या फिर सर्वेंट जो है, ये एक कंपनी के अकाउंट्स को फॉल्सिफाई करते हैं, फॉर्ज करते हैं, तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 344 में इनको पनिशमेंट यहाँ पे मिल सकती है। अब सेक्शन नंबर 345 पे हम आते हैं। यहाँ से आप देखोगे प्रॉपर्टी मार्क्स के बारे में बात करी गई है। अब प्रॉपर्टी मार्क क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल ए इज अ पर्सन, इसने अपने बैग के पीछे लिखा हुआ था दैट दिस बैग बिलोंग्स टू ए, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी मार्क है, बिकॉज ये हमको बैग के बारे में बता रहा है कि किसका ये बैग है। ओके, अब फॉर एग्जाम्पल बी जो है ये जाता है और यहाँ पे वो लिख देता है दैट दिस बैग बिलोंग्स टू बी, यानी ए के बैग के पीछे वो लिख देता है दैट दिस बैग बिलोंग्स टू बी, तो यहाँ पे वी कैन से दैट बी इज मेकिंग फॉल्स प्रॉपर्टी मार्क, यानी कि अगर आप एक प्रॉपर्टी मार्क को फॉर्ज कर रहे हो, यहाँ पे आप गलत मार्क बना रहे हो, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे बी इज एक्चुअली मेकिंग अ फॉल्स प्रॉपर्टी मार्क। सेक्शन नंबर 345 में आप देखोगे क्लॉज 3 में कि अगर आप इस फॉल्स प्रॉपर्टी मार्क को यूज कर रहे हो, इफ यू आर यूजिंग अ फॉल्स प्रॉपर्टी मार्क, तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 345 में आपको पनिशमेंट मिल सकती है। अब सेक्शन नंबर 346 पे हम आते हैं। यहाँ पे गिवन है कि अगर आप एक प्रॉपर्टी मार्क को रिमूव कर रहे हो या फिर डिस्ट्रॉय कर रहे हो या फिर इसको आप डिफेस कर रहे हो, तो सेक्शन नंबर 346 में आपको पनिशमेंट मिल सकती है।
सपोज ए ने अपने बैग के पीछे लिखा हुआ था दैट दिस बैग बिलोंग्स टू ए। अब बी आता है और इस प्रॉपर्टी मार्क को वो रिमूव कर देता है। यहां पे सेक्शन नंबर 346 में आप बी को पनिश कर सकते हो। अब सेक्शन नंबर 347 पे हम आते हैं। यहाँ पे काउंटर फीटिंग ऑफ प्रॉपर्टी मार्क की बात करी गई है। सपोज ए जो है इसका काम यही था कि प्रॉपर्टी मार्क को काउंटर फीट करता था, यानी एडिडास के लोगों को ये काउंटर फीट करता था एंड इसके बाद इस लोगों को ये अपनी टी शर्ट्स में लगा के बेचता था। तो इसको हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉपर्टी मार्क को काउंटर फीट कर रहा था। ओके, तो इसकी पनिशमेंट इसको सेक्शन नंबर 347 में मिल सकती है। अब सेक्शन नंबर 348 पे हम आते हैं। इसमें गिवन है कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे काउंटर फीटिंग ऑफ प्रॉपर्टी मार्क हो सकता है, कोई भी ऐसी मशीन है आपके पास जिससे काउंटर फीटिंग ऑफ प्रॉपर्टी मार्क हो सकता है, तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 348 में आपको पनिश कर सकते हैं। अब सेक्शन नंबर 349 पे हम आते हैं। इसमें गिवन है कि अगर आप ऐसा आइटम्स को बेच रहे हो जिसमें काउंटरफीट प्रॉपर्टी मार्क लगा हुआ है, सपोज ए इज अ पर्सन, इसका काम यही था कि जो भी फर्स्ट कॉपी आइटम्स थी, जो भी डुप्लीकेट आइटम्स थी, इसको ये बेचता था। तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 349 में ए को आप पनिश कर सकते हो। लेकिन अगर ए यहाँ पे बोलता है कि मेरे को पता ही नहीं था कि ये फॉल्स प्रॉपर्टी मार्क है, यानी ए बोलता है कि मैं गुड फेथ में इन आइटम्स को बेच रहा था, तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 349 में इसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। अब सेक्शन नंबर 350 पे हम आते हैं एंड यहाँ पे फॉल्स लेबल्स के बारे में बात करी गई है। सपोज ए इज अ पर्सन, ये जूस की बॉटल्स को बेचता है, लेकिन इन बॉटल के बाहर से लिखा हुआ था कि इस जूस में 80% विटामिन सी कंटेंट मौजूद है, बट एक्चुअली में उस जूस में सिर्फ 20% ही विटामिन सी होता है। तो यहाँ पे ए जो है एक ऐसा आइटम को बेच रहा है जो कि एक्चुअली में एग्जिस्ट करती ही नहीं है, बाहर उसने कुछ और लिखा हुआ है एंड अंदर वो कुछ और आइटम को बेच रहा है। तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 350 में ए को हम पनिश कर सकते हैं। ओके, अब चैप्टर नंबर 19 के ऊपर हम आते हैं। सेक्शन नंबर 351 से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे क्रिमिनल इंटिमिडेशन के बारे में बात करी गई है। सपोज ए इज अ पर्सन, ए बी को जाके धमकाता है दैट आई विल किल यू। यहाँ पे ए जो है बी को थ्रेटन कर रहा है, तो वी कैन से हियर कि यहाँ पे क्रिमिनल इंटिमिडेशन कमिट हो रहा है एंड इसकी पनिशमेंट ए को आप यहाँ पे दे सकते हो। एंड आप देखोगे सेक्शन नंबर 351 में ही क्रिमिनल इंटिमिडेशन की पनिशमेंट गिवन है। अब सेक्शन नंबर 352 पे हम आते हैं। यहाँ पे गिवन है कि अगर आप किसी भी बंदे को उकसा रहे हो, किसी भी बंदे को आप प्रोवोक कर रहे हो ताकि ये बंदा प्रोवोक हो जाए और ये पब्लिक में हंगामा करे, इस इंटेंशन के साथ आप एक पर्सन को प्रोवोक कर रहे हो, तो सेक्शन नंबर 352 में आपको पनिशमेंट मिल सकती है, बिकॉज यू आर एक्चुअली प्रोवोकिंग अ पर्सन टू कॉज ब्रीच ऑफ पीस। अब सेक्शन नंबर 353 पे हम आते हैं। यहाँ पे गिवन है कि अगर आप कोई भी र्यूमर को सर्कुलेट कर रहे हो, कोई भी आप अफवाह को सर्कुलेट कर रहे हो जिससे पब्लिक मिसचीफ हो जाए या फिर लोगों के बीच में डर पैदा हो जाए, या फिर आर्मी या फिर नेवी के जो ऑफिसर्स हैं वो म्यूटिनी कर दें, या फिर इस र्यूमर की वजह से दो ग्रुप्स के बीच में लड़ाई हो जाए, तो यहाँ पे अगर आप एक र्यूमर को फैला रहे हो तो सेक्शन नंबर 353 में आपको पनिशमेंट मिल सकती है। अब सेक्शन नंबर 353 के एक्सेप्शन के ऊपर हम आते हैं। यहाँ पे गिवन है कि अगर आप कोई भी स्टेटमेंट को गुड फेथ में मेक कर रहे थे, या फिर जो र्यूमर आप फैला रहे हो आपको लगता था कि सच है एंड एक्चुअली में र्यूमर सच भी होता है, तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 353 में आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। अब सेक्शन नंबर 354 पे हम आते हैं। यहाँ पे गिवन है कि फॉर एग्जाम्पल ए इज अ पर्सन, ये बी को एक इलीगल काम करने के लिए बोलता है और यहाँ पे वो बोलता है कि अगर आप इस काम को नहीं करोगे तो आपको डिवाइन डिस्प्लेजर होगा, यानी जो भगवान है वो आपसे नाराज हो जाएंगे। ए यहाँ पे बी को इन द नेम ऑफ गॉड डरा रहा है और एक इलीगल काम करने के लिए वो उसको बोल रहा है, तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 354 में आप ए को पनिश कर सकते हो बिकॉज ए डिवाइन डिस्प्लेजर, यानी
भगवान के नाम पे बी को डरा रहा है और उससे कुछ इलीगल काम वो करवा रहा है। यहाँ पे इवन इफ बी ये काम नहीं करता है, इवन इफ बी इस काम को नहीं करता है, स्टिल आप यहाँ पे ए को पनिश कर सकते हो बिकॉज इसने यहाँ पे ये काम करने का अटेम्प्ट किया। सेक्शन नंबर 354 में आप देखोगे अटेम्प्ट की पनिशमेंट भी यहाँ पे गिवन है। अब सेक्शन नंबर 355 पे हम आते हैं। यहाँ पे जो न्यू बीएनएस है इसकी सबसे ज्यादा कम पनिशमेंट यही गिवन है। द लोएस्ट पनिशमेंट अंडर बीएनएस इज गिवन अंडर सेक्शन नंबर 355। यहाँ पे गिवन है कि अगर आप इंटॉक्सिकेशन करके यानी दारू पी के या फिर ड्रग्स करके आप यहाँ पे पब्लिक को अनॉयंस पैदा करते हो तो सेक्शन नंबर 355 में उनको पनिश किया जा सकता है। यू मस्ट हैव सीन काफी लोग यही करते हैं, वो ड्रिंक करके ऐसे पब्लिक में हंगामा करते हैं, तो इनको आप सेक्शन नंबर 355 में मैक्सिमम 24 आवर्स तक की पनिशमेंट दे सकते हैं। फोर पे हम आते हैं। यहाँ पे डेफेमेशन के बारे में बात हो रही है। अब जो हमारी पुराने आईपीसी थी वहां पे डेफेमेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो 499 में हमको गिवन था एंड पनिशमेंट हमको 500 में गिवन थी। क्लॉज 1 इसका हम देखते हैं। इसमें बोला हुआ है कि अगर आप लिख के या आप बोल के कोई ऐसी स्टेटमेंट मेक कर रहे हो, कोई ऐसी बात आप बोल रहे हो जिससे एक दूसरे आदमी की रेपुटेशन खराब हो रही है। सपोज ए ने अपने न्यूज़पेपर में लिखा है कि बी एक चोर है एंड इसकी बारे में बी को कुछ पता ही नहीं है, बी ने एक्चुअली कभी चोरी करी भी नहीं है। ऐसे ही बी की रेपुटेशन को खराब करने के लिए ए ने अपने न्यूज़पेपर में ये चीज़ लिखी है। तो यहाँ पे वो लिख के ये काम कर रहा है जिससे कोई भी बंदा उसको पढ़ सकता है। इन दिस पर्टिकुलर केस इज एक्चुअली डिफेमिंग बी, ओके। एंड यहाँ पे बोल के भी ये काम वो कर सकता है। सपोज ए काफी सारे लोगों के बीच में बोलता है कि बी एक चोर है, यहाँ पे ए जो है वो बोल के डेफेमेशन कर रहा है, तो दोनों मेथड से लिख के और बोल के डेफेमेशन हो सकती है। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 है, उस पर हम आते हैं। इसमें बोला गया है कि एक डिसीज्ड पर्सन जो है जिसकी डेथ हो चुकी है उस पर्सन की आप डेफेमेशन कर सकते हो। सपोज एक पर्सन है, इन्होंने बी की डेफेमेशन करी, ओके, एंड बी इज अ डेड पर्सन। अब यहां पे अगर बी की जो एग्जिस्टिंग फैमिली है, जो फैमिली उसके अभी भी जिंदा है, अगर उनको लगता है कि ए की स्टेटमेंट की वजह से हमको काफी ज्यादा हर्ट हुआ है, इंसल्टिंग फील हुआ है, हमारी रेपुटेशन में कमी आई है, इन दैट केस वी कैन से कि ए को पनिशमेंट मिल सकती है डेफेमेशन की, ओके। तो हमको बस ये प्रिलिम्स से याद रखना है कि डिसीज्ड पर्सन की भी डेफेमेशन हो सकती है। अब हम आते हैं इसकी सेकंड एक्सप्लेनेशन के ऊपर। इसमें बोला गया है कि कंपनी की भी डेफेमेशन हो सकती है। सपोज ए कोई भी बड़ी कंपनी, मान लो पेप्सी, केएफसी, कोई भी कंपनी इसकी डेफेमेशन करता है और वो ट्रू नहीं है, रीजनेबल नहीं है, इन दैट केस हम बोल सकते हैं कि ए ने डेफेमेशन की है, ओके। तो सिर्फ आप कंपनी की रेपुटेशन को खराब करने के लिए कोई स्टेटमेंट करते हो जो कि गुड फेथ में नहीं है। अगर आपने क्रिटिसाइज करना है किसी कंपनी को, वो तो आप कर सकते हो, लेकिन वो सच्चे फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए, ओके। अब हम आते हैं इसके एक्सप्लेनेशन नंबर 3 के ऊपर। इसमें बोला गया है कि एक सटायरिकल स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट सटायर के थ्रू आप बोलते हो, अगर उससे किसी दूसरे पर्सन की रेपुटेशन में कमी आती है, इन दैट केस ऑल्सो आपको पनिशमेंट मिल सकती है। आप देखते होंगे कि काफी सारे पॉलिटिकल कार्टून्स होते हैं, न्यूज़पेपर में पब्लिश होते हैं, जो चैनल्स होते हैं न्यूज, उनमें भी आप देखते होंगे कि कार्टून्स ऐसे आते हैं। अगर उन कार्टून्स की वजह से किसी भी पॉलिटिकल लीडर या पर्सनैलिटी को डेफेमेशन का उनकी डेफेमेशन होती है, उनकी रेपुटेशन कम होती है, देन वी कैन पनिश दोज न्यूज चैनल्स, ओके। तो आपको सटायर भी करना है तो सोच समझ से करना पड़ेगा। अब हम आज इसके एक्सप्लेनेशन नंबर 4 के ऊपर। इसमें बोला गया है कि अगर
आपको ऐसी स्टेटमेंट करते हो, सपोज ए कोई ऐसी स्टेटमेंट करता है जिससे बी की जो रेपुटेशन है वो कम नहीं होती है, ओके, इन दैट केस हम ये नहीं मानेंगे कि उसने डेफेमेशन की है। डेफेमेशन का एक बहुत बड़ा इंग्रेडिएंट ये है कि सोसाइटी में आपकी रेपुटेशन कम होनी चाहिए। अगर सपोज बी की रेपुटेशन है ही नहीं सोसाइटी में कुछ, इन दैट केस हम ये नहीं मानेंगे कि बी की डेफेमेशन हुई है। तभी आप देखोगे ज्यादातर जो बहुत ज्यादा फेमस पर्सनैलिटीज होती हैं वही डेफेमेशन का सूट फाइल करती है, बिकॉज उनकी रेपुटेशन जो है सोसाइटी में काफी कंसिडरेबल होती है एंड उनके चांसेस भी ज्यादा होते हैं ये केसेस को जीतने के लिए, ओके। या फिर अगर आप कोई ऐसी चीज करते हो जिससे सामने वाले की कास्ट में उसकी रेपुटेशन कम हो गई है। अब गांव में तो बहुत होता है कि लोग अपने कास्ट में काफी ज्यादा रहते हैं, कास्टिज्म में भी यहाँ पे बहुत ज्यादा है। तभी ये चीज लिखी हुई है इस एक्सप्लेनेशन नंबर 4 में भी कि इसमें लिखा हुआ है, देखिए आप, और लोअर्स द कैरेक्टर ऑफ दैट पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज कास्ट। तो आपके कास्ट के मेंबर्स में अगर आपकी डेफेमेशन हो जाती है, आपकी रेपुटेशन कम हो जाती है, इन दैट केस ऑल्सो वी कैन से दैट पनिशमेंट मिल सकती है डेफेमेशन की। इसकी हम इलस्ट्रेशंस पे अब आते हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं फ्रॉम एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज ये पूछी गई हैं डेफेमेशन की इलस्ट्रेशंस, तो हमको ये पढ़नी पड़ेंगी। फर्स्ट पार्ट इसका ए जो बोलता है वो ये है, A says Z is an honest man. He never stole B's watch, intending to cause it to be believed that Z did steal B's watch. तो A ने एक सरकाजम में चीज बोली है कि Z तो बड़ा ऑनेस्ट बंदा है, ये B की वॉच कभी भी चुरा नहीं सकता। ये उसने सीरियसली नहीं सरकाजम में बोला है ताकि सबको लगे कि Z ने ही B की वॉच चोरी करी है। अब इस केस में हम बोल सकते हैं कि A को आप डेफेमेशन की पनिशमेंट दे सकते हो, ओके, बिकॉज सरकास्टिक स्टेटमेंट है जैसे जेड की रेपुटेशन कम हुई है। बी पे हम आते हैं, इसमें बोला गया है कि ए ने पूछा, ए से पूछा किसी ने कि बी की वॉच किसने चुराई है। ए जेड की तरफ इशारा करके बोलता है कि जेड ने चुराई है। अब यहां पे ए ने जेस्चर्स के थ्रू ये बता दिया, तो फिर हम ये बोल सकते हैं कि ए ने डेफेमेशन करा है। अगर ए ने यहाँ पे झूठ बोला होगा तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ए ने डेफेमेशन किया। हमने पढ़ा था ऊपर कि डेफेमेशन आप बोल के, लिख के, जेस्चर्स के थ्रू किसी भी मेथड से कर सकते हो, ओके। सी पे हम आते हैं, इसमें बोला गया है कि ए क्या करते हैं, वो एक पिक्चर बनाया था जिसमें जेड जो है वो बी की वॉच चोरी करके भाग रहा होता है। तो ये बड़ा चालाक होता है, उसने एक कार्टूनिस्ट होता है, वो कार्टूनिस्ट होता है और उसने जेड की पिक्चर बना दी है जिसमें वो बी की वॉच लेके भाग रहा है। अब अगर जेड ने कोई वॉच नहीं चुराई बी की, ये चीज गलत फैक्ट है, झूठी बात है ये, इन दैट केस हम ए को डेफेमेशन के लिए पनिश कर सकते हैं, ओके। अब हम आते हैं इसके एक्सेप्शंस के ऊपर। इनका ये मतलब है कि अगर आपका केस जो है वो इन 10 में से किसी भी एक्सेप्शन में फॉल करता है तो आपको डेफेमेशन की पनिशमेंट नहीं मिलेगी। अब हम आते हैं इसकी फर्स्ट एक्सेप्शन के ऊपर। इसमें बोला गया है कि कोई फैक्ट, कोई बात डेफेमेशन तब नहीं होगी जब वो बात सच्ची हो और साथ साथ पब्लिक गुड में हो। तो ये दोनों चीजें फुलफिल होनी चाहिए, सच्ची भी होनी चाहिए बात आपकी और पब्लिक गुड में भी होनी चाहिए, यानी पब्लिक को उसको बेनिफिट भी करना चाहिए आपकी बात को, ओके। सपोज ये अगर बोलता है कि पेप्सी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मुझे कुछ खास लगते नहीं है, उसमें उससे आप मोटे होते हो, सपोज ऐसा बोलता है। आप सबको पता है कि पेप्सी ज्यादा पियोगे तो आप मोटे हो सकते हो बिकॉज उसमें शुगर कंटेंट थोड़ा ज्यादा होता है, ओके। अब यहाँ पे ये बात सच्ची भी है और पब्लिक गुड में भी है, बिकॉज जो आपका जनरल पब्लिक है उसको फायदा ही होगा इस बात से। इन दिस पर्टिकुलर केस एक कोई डेफेमेशन नहीं कर रहा, ओके। आपने देखा होगा रोनाल्डो ने एक टाइम पहले, कुछ टाइम पहले, फेमस फुटबॉलर रोनाल्डो, उन्होंने उनके सामने कोक की बोतल पड़ी हुई थी और उन्होंने कोक की बोतल साइड करके रख दी कि मैं इसको प्रमोट नहीं करता हूं। उन्होंने पानी की बोतल उठाई और वो अपने सामने रख दी। अब यहाँ पे रोनाल्डो ने कोक का कोई डेफेमेशन नहीं करा बिकॉज उसकी खुद की मानना है कि कोक को मैं प्रमोट नहीं करूंगा बिकॉज इट्स अ शुगरी ड्रिंक, इससे इंसान मोटा होता है, अनहेल्दी हो सकता है, ओके।
अब हम आते हैं इसकी सेकंड एक्सेप्शन के ऊपर। इसमें बोला गया है कि अगर आप किसी भी पब्लिक सर्वेंट की फंक्शनिंग के ऊपर कमेंट करते हो तो वो डेफेमेशन नहीं है। सपोज ये बोलता है कि ये पर्टिकुलर मिनिस्टर मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, यहाँ पे एक कोई डेफेमेशन नहीं कर रहा है बिकॉज वो पब्लिक सर्वेंट के काम के ऊपर अपनी राय दे रहा है, तो यहाँ पे हम ये नहीं बोलेंगे कि वो डेफेमेशन है। तो थर्ड एक्सेप्शन जो है वो ये बोलता है कि सपोज ए बी की कंप्लेंट करता है। यहाँ पे बी जो है वो एक कांस्टेबल है, ओके। अब ए जाता है बी की कंप्लेंट करता है, लेकिन वो ये सी से कंप्लेंट करता है, यानी ए गोज टू सी टू कंप्लेंट अबाउट बी एंड सी यहाँ पे हमारे एसएचओ हैं। ऑब्वियसली कांस्टेबल एसएचओ से कम रैंक पे होते हैं, तो कांस्टेबल की कंप्लेंट आप एसएचओ को कर सकते हो। तो ए अगर अपनी कंप्लेंट में बी को डिफेम भी करता है, बी के बारे में कुछ गलत बातें भी बोलता है, इस केस में मैं नहीं बोलेंगे कि ए ने डेफेमेशन करा, बिकॉज अगर वो एसएचओ को कंप्लेंट कर रहा है तो उसको कुछ बातें तो लिखनी ही पड़ेगी कि वो कंप्लेंट क्यों कर रहा है, एंड उसमें ये बातें हो सकती हैं जो बी को डिफेम कर रही हो, ओके। तो यहां पे आप प्रोटेक्ट हो जाओगे। अब हम आते हैं इसके फोर्थ एक्सेप्शन के ऊपर। इसमें बोला गया है कि अगर आप कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को पब्लिश करोगे, इन दैट केस डेफेमेशन नहीं होगा। कोर्ट की प्रोसीडिंग में किसी भी टाइप का मैटर हो सकता है, और अगर कोर्ट ने स्पेसिफिकली ये मना ना करा हो कि इस केस की रिपोर्टिंग बाहर नहीं होगी, अगर कोर्ट ने स्पेसिफिकली चीज के लिए मना नहीं किया है, तो आप हर केस की रिपोर्टिंग कर सकते हो। बहुत सारे पोर्टल्स होते हैं हमारे लीगल फील्ड में भी, लाइव लॉ हो गया, बार एंड बेंच हो गया। यहाँ पे इन पोर्टल्स का काम यही होता है कि सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में कुछ भी हो रहा हो, कोई भी प्रोसीडिंग चल रही हो, उनकी रिपोर्टिंग ये लोग करते हैं, ओके। तो इनको फोर्थ एक्सेप्शन का बेनिफिट मिल सकता है अगर आगे जाके कोई भी केस इनके ऊपर कभी भी हो सकता है तो, ओके। अब हम आते हैं इसके फिफ्थ एक्सेप्शन के ऊपर। इसमें बोला गया है कि अगर आप मेरिट्स ऑफ द केस के ऊपर अपना कमेंट देते हो, देन आप कोई डेफेमेशन नहीं कर रहे हो, ओके। तो इसका हम एनालिसिस पढ़ते हैं एक बार, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। ए इसका बोलता है ए सेज आई थिंक जेड्स एविडेंस ऑन दैट ट्रायल इज सो कॉन्ट्राडिक्टरी दैट ही मे बी स्टूपिड और डिसऑनेस्ट। अब यहां पे ए को हम डेफेमेशन के लिए पनिश नहीं करेंगे बिकॉज वो फिफ्थ एक्सेप्शन के अंडर लाई करता है। यहां पे ए ने जेड का ओपिनियन जो है वो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के दौरान बनाया है। ए ने ऐसा नहीं किया कि जेड को वो ऐसे ही जज कर रहा है विदाउट एनी कॉन्टेक्स्ट। तो जेड ने जो भी कोर्ट में किए है उसके बेसिस पे वो चीज बोल रहा है, देन इन दैट केस हम ये नहीं बोलेंगे कि ए ने यहाँ पे डेफेमेशन की है। लेकिन उसके हम बी पे आते हैं। यहां पे आप देखो, बट इफ ए सेज आई डू नॉट बिलीव दैट जेड asserted at that trial because I know him to be a man without veracity। यहां पे ये बोल रहा है कि मैं जेड को विश्वास नहीं करता, जेड ने जो भी बोला कोर्ट में उसको मैं विश्वास नहीं करता बिकॉज मेरे को पता है जेड एक खराब करेक्टर का इंसान है, झूठ बोलता है जेड हमेशा। अब यहाँ पे जेड की जो डेफेमेशन ए कर रहा है बिकॉज जेड का ओपिनियन ए ने कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के दौरान नहीं बनाया, इसका ओपिनियन पहले ही बना हुआ है, उसके बेसिस पे ये चीजें वो बोल रहा है, एंड दैट इज व्हाई इस पर्टिकुलर केस में हम ए को डेफेमेशन के लिए पनिश कर सकते हैं। अब हम आते हैं इसके सिक्स्थ के ऊपर। इसमें बोला गया है कि अगर कोई भी पर्सन अपनी परफॉर्मेंस को पब्लिक रिव्यू के लिए पब्लिश कर देता है तो हम उसको उसके परफॉर्मेंस को जज कर सकते हैं। सपोज ए ने एक बुक पब्लिश कर दी है, ऑब्वियसली बुक जो है आप पब्लिक के सामने ही पब्लिश करते हो, ओके। ऐसा नहीं होता कि प्राइवेटली आप पब्लिश कर रहे हो। तो अगर ए पब्लिकली बुक को पब्लिश कर रहा है, इन दैट केस उसके ऊपर आपकी कोई भी कमेंट्स हैं कि ए ने बुक कैसे लिखी है, कैसी उसकी परफॉर्मेंस है, उस पर आप कमेंट्स कर सकते हो, वो डेफेमेशन नहीं होगा, ओके। सिमिलरली अगर ए कोई म्यूजिक एल्बम निकालता है उसके ऊपर भी आप अपने कमेंट्स कर सकते हो, वो चीज डेफेमेशन नहीं होगी, ओके। तो यही चीज हमारी सिक्स्थ एक्सेप्शन बोलती है। अब हम आते हैं इसकी सेवंथ एक्सेप्शन के ऊपर। ये बोलती है कि अगर आपने गुड फेथ में किसी को डांटा है, सेंश्योर किया है, और आप
कि कोई गलत इंटेंशन नहीं थी, इन दैट केस डिफेमेशन की आपको पनिशमेंट नहीं मिल सकती। सपोज एक पेरेंट जो है वो अपने बच्चे बी को डांट रहे हैं, यहाँ पे मैंने बोलेंगे कि ए ने बी को डिफेम कर दिया बिकॉज ए ने बी को सुधारने के लिए उसको ये बात बोली है। सिमिलरली अगर कोई टीचर जो है ए वो पूरी क्लास के सामने बी को बेइज्जत करता है, ओके, बिकॉज बी ने होमवर्क नहीं किया था, अब यहाँ पे बी की भलाई के लिए उसने डांटा ए को, टीचर ने, तो यहाँ पे हम ए को हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि ए ने डिफेमेशन कर दिया बी का, बिकॉज सेवेंथ एक्सेप्शन ए को यहाँ पे प्रोटेक्ट करेगा। ओके इसके जो इलस्ट्रेशंस हैं वो यही एग्जांपल्स है तो जो हमने डिस्कस करें। अब हम आते हैं इसकी एट्थ एक्सेप्शन के ऊपर। यहां पे बोला गया कि अगर आप गुड फेथ में पब्लिक सर्वेंट्स को शिकायत लगाते हो, सपोज ए जाता है कोर्ट में और जो बी एक मैजिस्ट्रेट है उनके सामने ये बोलता है कि सी को आप प्लीज पनिश करो बिकॉज इसने ये गलत काम किए, यहाँ पे आप पब्लिक सर्वेंट के सामने जाके कंप्लेंट कर रहे हो, तो हम ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पे ए ने सी को डिफेम किया। ए विल बी गेटिंग द बेनिफिट ऑफ एक्सेप्शन नंबर 8। ओके अब हम आते इसके 9th एक्सेप्शन के ऊपर। इसमें बोला गया कि अगर आप किसी बंदे की इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई बात बोलते हो तो वो डेफेमेशन नहीं होगा। सपोज ए जाता है बी की शॉप में और वो बी को बोलता है कि भाई तू कभी भी सी को लोन मत दियो, सी को कभी भी तू उधारी मत दियो बिकॉज सी कभी भी पैसे वापस नहीं करता। अब यहाँ पे ए ने स्टेटमेंट बी को प्रोटेक्ट करने के लिए बोली है, ओके, तो इसलिए हम ये नहीं बोल सकते यहाँ पे कि ए इज डिफेमिंग सी। लेकिन ए ने अगर ये बात गुड फेथ में नहीं बोली थी, यहाँ पे एक्चुअली में सी का ऐसा कोई ट्रैक रिकॉर्ड है ही नहीं जहां उसने पैसे वापस नहीं करे, तो ए ने सिर्फ सी को डिफेम करने के लिए चीज बोली है, तब उसको हम एक्सेप्शन नंबर 9 का बेनिफिट नहीं देंगे। ओके अब हम आते हैं 10th एक्सेप्शन के ऊपर। इसमें बोला गया है कि अगर आप किसी पर्सन को सचेत करते हो, कॉशन करते हो, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि आपने डेफेमेशन कर दिया। तो वही सिमिलर एग्जांपल हम यहां पे भी ले सकते हैं कि अगर ए बी को बोलता है कि तू सी को कभी उधारी मत दियो, ओके, तो यहाँ पे ए बी को सिर्फ कॉशन कर रहा है, उसको एक चेतावनी दे रहा है, तो यहाँ पे ए इज नॉट डिफेमिंग सी बिकॉज बी के गुड इंटरेस्ट के लिए ये चीज बोली उसने। अब क्लॉज 2 पे हम आते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो मैक्सिमम पनिशमेंट फॉर डेफेमेशन इज 2 years एंड यहाँ पे कम्युनिटी सर्विस की भी पनिशमेंट गिवन है, यानी अगर आप सामने वाले बंदे को 2 साल के पनिशमेंट देना नहीं चाहते हो तो उसके बदले आप इसको कम्युनिटी सर्विस भी दे सकते हो। थर्ड जो क्लॉज है इसका, इसमें बोला हुआ है कि अगर आप एक डेफेमेटरी स्टेटमेंट को प्रिंट कर रहे हो, सपोज ए ने बी के खिलाफ एक डेफेमेटरी स्टेटमेंट बोली है एंड जो न्यूज़पेपर एक सी है इसको प्रिंट कर रहा है, सी को पता है कि ये जो डेफेमेटरी स्टेटमेंट है ये बिल्कुल झूठ है, ए बिल्कुल झूठ बोल रहा है, यहाँ पे सी को इसके बारे में पता है, फिर भी वो इस स्टेटमेंट को पब्लिश कर रहा है, तो क्लॉज 3 में सी को पनिशमेंट मिल सकती है। क्लॉज 4 पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि अगर आप एक डेफेमेटरी स्टेटमेंट को सेल कर रहे हो, बेच रहे हो, सपोज सी के पास न्यूज़पेपर पड़े हुए हैं जो वो बेच रहा है एंड सी को पता है कि इस न्यूज़पेपर में डेफेमेटरी स्टेटमेंट लिखी हुई है, स्टिल वो उसको बेच रहा है, तो क्लॉज 4 में सी को आप पनिश कर सकते हो। अब सेक्शन नंबर 355 पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है एक मेंटली अनसाउंड पर्सन की देखरेख करने का, या फिर एक बच्चे की देखरेख करने का, या फिर एक ऐसे बंदे की देखरेख करने का जो डिसीज्ड है, जो चल फिर नहीं सकता है, एंड आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, लेकिन उसके बाद आप इस कॉन्ट्रैक्ट को जो है एग्जीक्यूट नहीं करते हो और अपना जो आपकी ड्यूटी है वो आप नहीं निभाते हो, इस केस में आपको सेक्शन नंबर 355 में मैक्सिमम
3 months की पनिशमेंट गिवन है। ओके, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अब सेक्शन नंबर 356 पे हम आते हैं। ये होता है रिपील एंड सेविंग्स क्लॉज। यहाँ बोला हुआ है कि जो हमारी आईपीसी है, इंडियन पिनल कोड जो है, वो अब रिपील होता है एंड जो हमारा नया लॉ है जो हमने पूरा पढ़ा है ये, अब ये एप्लीकेबल होगा। लेकिन यहाँ पे आपको ये चीज़ समझनी है कि जो ये नया लॉ है ये उन्हीं केसेस पे अप्लाई होगा जो इस लॉ की पासिंग के बाद आए हैं। सपोज हम मान लेते हैं कि ये जो लॉ है ये 1 दिसंबर 2023 को पास हो रहा है फॉर एग्जाम्पल। अब इस डेट से पहले यानी 1 दिसंबर 2023 से पहले जितना भी केसेस चल रहे हैं उनके ऊपर हमारी जो पुरानी आईपीसी है वही लगेगी। लेकिन 1 दिसंबर के बाद से 1 दिसंबर 2023 के बाद कोई भी केस आता है उसके ऊपर जो नया लॉ हमने पढ़ा है यही लगेगा, पुराने आईपीसी यहाँ पे नहीं लगेगी। ओके, तो ये चीज़ हमको यहाँ पे याद रखनी है। अब पीटी के हिसाब से तो हमारा भारतीय न्याय संहिता पढ़ लिया हमने, लेकिन मेंस के हिसाब से हम इसको पढ़ेंगे अभी एंड आई रियली रिकमेंड यू टू वॉच दोज वीडियोज एज वेल। ओके, थैंक यू सो मच। अब सेक्शन नंबर 357 पे हम आते हैं। यहाँ पे गिवन है कि अगर आपने किसी भी हेल्पलेस पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, ये पर्सन ओल्ड हो सकता है, अनसाउंड हो सकता है या फिर डिजीज हो सकता है, ऐसे बंदे के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है एंड आगे जाके आप इस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 357 में आपको पनिश किया जा सकता है। ओके, अब सेक्शन नंबर 358 पे हम आते हैं। दिस इज द लास्ट सेक्शन ऑफ बीएनएस। इसको हम बोलते हैं रिपील एंड सेविंग सेक्शन। यहाँ पे आप देख रहे हो लिखा हुआ है दैट आईपीसी इंडियन पिनल कोड इज हियर बाय रिपील्ड, यानी जब से बीएनएस फोर्स में आ जाएगी तब से जो भी न्यू ऑफेंसेस होंगे उनके ऊपर बीएनएस ही लगेगी। अब आप आईपीसी के सेक्शंस को न्यू ऑफेंसेस के ऊपर अप्लाई नहीं करोगे, लेकिन जो पुराने केसेस चल रहे हैं जहां पे आईपीसी ऑलरेडी लगी हुई है वहां पे आप चेंज नहीं करोगे एंड वहां पे आईपीसी के अकॉर्डिंग ही केसेस चलेंगे। जो बीएनएस है ये न्यू केसेस के ऊपर ही अप्लाई होगा। तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 358 खत्म होता है एंड इसी के साथ बीएनएस जो है ये भी हमारी खत्म होती है। आई होप यू हैव लर्न द सब्जेक्ट इन एंटायरिटी एंड अब कोई भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में से देन यू कैन अटेम्प्ट इट। ओके, थैंक यू सो मच।